हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बेहतर तरीके से। जितना भी 40 मिनट 35 मिनट का लेक्चर होगा पूरे सही तरीके से अपना दिमाग एक जगह शांत करके बैठ जाइए, देख लीजिए, या फिर सुन रहे हैं आप ईयरफोन लगाकर तो सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि यहीं से घूम फिर कर इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं और ये सब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए हैं और समीक्षा अधिकारी जो भी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा एग्जाम कराए गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 पार्ट में आएगा, यह पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं खेला। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? क्या क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राज्य सूची के विषय पर तो संविधान का अनुच्छेद 253 है और यहाँ पर कई आर्टिकल दिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो उनका भी अध्ययन करते हैं। तो राज्य सूची के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की कोई बात होगी तो संसद कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत। ओके, 249 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 249 कह रहा है कि राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में कानून बन सकता है, संसद बना सकती है राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 249 के थ्रू। ओके, अनुच्छेद 250 क्या है? यदि आपात की उद्घोषणा मतलब इमरजेंसी की स्थिति होगी, इमरजेंसी लगी होगी तो अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बन सकता है। अनुच्छेद 252 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य कहते हैं कि इस मैटर पर राज्य सूची पर एक कानून बनाना चाहिए संसद को। 2 या 2 से अधिक, 2 से कम नहीं, एक राज्य नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर कहते हैं तब अनुच्छेद 252 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 4 आर्टिकल हमने देखा, फिर से देखते हैं। पहले 249 में क्या है कि राष्ट्रीय हित में कोई कानून बनाना हो राज्य सूची के विषय पर तो 249 के तहत राष्ट्रीय हित में 249, आपातकाल की स्थिति में कानून बनाना हो राज्य सूची के विषय पे तो 250 के तहत। 252 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य कहते हैं कि राज्य सूची के इस विषय पर कानून बनाया जाए संसद के द्वारा, तब संसद बना सकती है। और 253 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 4 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी के अभी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आपको पता ही है 324, इलेक्शन से रिलेटेड 324 से 329 में दिया हुआ है। ठीक है, तो भाग कौन सा है, भाग कौन सा है, पार्ट कौन सा है, वो आप लोग कमेंट करिएगा। तो 324 में है। ठीक है, 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य हैं और 322 में लोक सेवा आयोगों का व्यय है। 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये चीज़ें दी गई हैं। 324 याद रखिएगा। और आज की डेट में राजीव कुमार को नया इलेक्शन कमीशन शायद बनाने की घोषणा कर दी गई, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा। राजीव कुमार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, कमेंट करिएगा कि कौन से नंबर के अगर इलेक्शन कमिश्नर ये होते हैं तो कौन से नंबर के होंगे, ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, और अगले लेक्चर में जो लोग कमेंट करेंगे उनका नाम पूरे तरीके से उनके द्वारा जो आंसर दिए गए हैं यहाँ पर पीपीटी में आपको दिखाई देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है केशवानंद भारतीवाद 1973 में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 में, उनके द्वारा इसमें कहा गया था। और केशवानंद भारती जो है कि उनका निधन हो चुका है, पिछले वर्ष उनका निधन हो गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। अगर यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी में तो ये कई बार पूछा गया है, तो आने वाले समय यूपी SSSC का कोई एग्जाम होता है लेखपाल वगैरह में तो ऐसे ही पूछ दिए जाएंगे ये सब क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? कई बार पूछे, भाग जरूर याद कर लीजिएगा, जितने भाग हैं सब याद कर लीजिएगा अच्छे से।
तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भाग 9 में, भाग 9, और ये रोमन अंक में है 9, ऐसे भाग 9 में है। तो पंचायती पंच पंच 5 और च से 4 यानी 5 4 9 भाग 9 में दिया गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसे संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। संविधान का भाग 6 राज्य, भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किसके लिए, क्यों अपनाई गई थी? लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु नहीं, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। आगे पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने और लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। और संविधान के किस शेड्यूल में रखा गया, इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। और पंचायत वाला जो शेड्यूल है, इसमें कितने विषय दिए गए हैं, कितने मैटर हैं इसमें, ये कमेंट करिएगा। ये भी यूपीपीसीएस पूछा है, आप लोग कमेंट करिएगा। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करिएगा। और लगभग जितने क्वेश्चन है 2 पार्ट में आएगा, तो जितने क्वेश्चन इतना आप लोग कर लेंगे तो बहुत कुछ आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है और कारण है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है यूपीपीसीएस, संविधान के, तो कथन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को इसकी आत्मा कहा था। और कारण क्या है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए तथा आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, क्योंकि देखिए मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो उसके लिए उपचार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधे, और अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसी के कारण अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। ओके, तो कथन और कारण दोनों सही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। नया राज्य सृजित करना है तो साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, सिंपल संसद के साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है, अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है, याद रखिएगा। और प्रयास रहेगा कि यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी का ये जो डिस्क्रिप्शन, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं महत्वपूर्ण, उसका डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। अगर बेहतर मटेरियल हमको मार्केट में मिल गया जिसमें बेहतर डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया गया है, तो हम यूपीएससी के जो संविधान वगैरह के क्वेश्चन हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उनका डिस्क्रिप्शन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। क्या आप लोग चाहते हैं तो इसके बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा। नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की, नंबर 7 था, 9 आ गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 है। ठीक है, विदेश नीति से, फॉरेन पॉलिसी से, ठीक है, संबंधित है अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य इसके लिए प्रयास करेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का आदि। ठीक है। अनुच्छेद 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में स्पेशल पावर है किसकी? राज्यसभा की। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन से और 2 अनुच्छेद हैं या और ज़्यादा अनुच्छेद हैं जो स्पेशल पावर देते हैं राज्यसभा को। ठीक है। अनुच्छेद 380 में क्या है? निश्चित यानी इसको खत्म किया जा चुका है। ठीक है। तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 253 भी ऐसे ही कुछ है ना, तो 253 और 51 में क्या डिफरेंस है आप लोग कमेंट करिएगा। ओके।
अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 होगा। वित्त आयोग की बात की गई है 280 में, 280 और 281 फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करिएगा कि जो फाइनेंस, चलिए इसको रहने दीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में 148 में कहा गया है, दिया गया है। 148 से 151 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 323 ए और 323 बी भी है, 323 बी भी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित। तो आप लोग कमेंट करिएगा प्रशासनिक अधिकरण को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के बारे में अनुच्छेद 315 से 323 में दिया गया है, याद रखिएगा। ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन या तो एक पूछ दिया जाता है या फिर ऐसे मिलाने के लिए, ऐसे सुमेलित करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। सही सुमेलन इस प्रकार है, जैसे संवैधानिक संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360 में, और आपातकाल 3 है, 3 आपातकाल, एक 352 में है, 352 ऐसे याद रखिए, 352 + 4 यानी 356, ठीक है, और +4 360, 360 में वित्तीय आपात है। तो 352 और 356 में कौन कौन से आपातकाल दिए गए हैं, और अनुच्छेद 365 क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। जितने अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में देख लिए 312, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर जरूर करिएगा। अगले लेक्चर में आपके नाम के साथ एक बेहतर, जो सही तरीके से सभी आंसर जो लोग देंगे, जो कोई सही तरीके से आंसर देगा उसका यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नाम के साथ दिखाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य जो संविधान के अनुच्छेद 51 ए में दिए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है? 11 है। किस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उनको जोड़ा गया है? और कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन के द्वारा इसको जोड़ा गया? इसको आप लोग कमेंट करेंगे। ग्राम पंचायतों के गठन का संबंध भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत 40 में, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत किया गया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से ये चीज़ नहीं है कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ये तो ग्राम पंचायतों के बारे में डीपीएसपी अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। और दूसरा कारण है, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी धारित करता हो। इसमें परिवर्तन किया जा चुका है 2019 में, अब इसको आप भूल जाइए। अब यहाँ देखिए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार यह विधेयक मानवाधिकार आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष तक कर लिया गया है, और पुनः नियुक्ति के पात्र होने का प्रावधान कर दिया गया है। 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया और पुनः नियुक्त हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या परिवर्तित की गई? विधेयक के अनुसार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। और इसमें कितने मेंबर हैं, मतलब कितने मेंबर मानवाधिकार आयोग में होंगे, ठीक है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा, थोड़ा सा सर्च करके। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कथन कारण वाले क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। संघीय यानी केंद्र का वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 243I, वित्त यानी फाइनेंस, FINANCE, तो आई वाला जो है यही फाइनेंस 243I में, याद रखिएगा। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड यानी वित्त आयोग से संबंधित है। आई जो है, आई का मतलब आई वाले में है, हिंदी में झ बोलेंगे, झ में राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन करने का आदेश दिया गया है, इसलिए संवैधानिक निकाय संविधान में दिया गया है। संघीय वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। अनुच्छेद 280 राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर, अनुच्छेद 280 राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय बताता है, ठीक है। तो कथन और कारण यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं, अब इसलिए इसको संवैधानिक निकाय थोड़े बनाया गया है।
ठीक है, संस्तुति तो देता है लेकिन इसके लिए इसको तो बनाया नहीं गया है। तो कथन कह रहा है और कारण, तो कथन कारण एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता शब्दों को शामिल किया गया, 3 जोड़े गए। ठीक है, संविधान के 21वें प्रस्तावना में प्रियम्बल में प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य? सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे और कहाँ की विधानसभा की सीट से थे? और उसके अलावा जो लोकसभा चल रही है, जब लोकसभा का पहला सत्र बैठा था उस वक्त प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, इसके बारे में कमेंट करिएगा, जो वर्तमान की लोकसभा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन या आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसमें सभी मेंबर 30 मेंबर जो हैं ये किसके होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया था। याद रखिए, जॉन मथाई तत्कालीन वित्त मंत्री के सिफारिश से किया गया था 1950 में। इसमें 30 सदस्य होते हैं एवं इसका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणी, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, तो आकलन समिति, तो लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं और कहाँ से होते हैं? कमेंट करिएगा। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने मेंबर होते हैं, कहाँ से होते हैं? ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा केरल में हुई थी। केरल में 60 सीटें जीती थी और 60 सीटें कांग्रेस भी जीती थी। तो 6 सीटें या मतलब ऐसे कुछ 126 टोटल सीट हैं, तो 6 सीटों को जो निर्दलीय लोग थे 6 सीटें लेकर सीपीआई ने सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में ये सरकार गिरा दी गई थी। पहले सीएम बने थे ईएमएस नंबूदरी पद, ईएमएस नंबूदरी पद बने थे। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री बने थे केरल के, पहले नहीं मतलब नॉन कांग्रेस पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो नवयुवकों द्वारा यानी 18 वर्ष की आयु पर जो 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था ना, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के तहत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मानवाधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। इस आयु वर्ग के मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। 9वें नंबर की लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था, यानी 18 साल के लोग भी वोट दिए थे। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा कि इस समय वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। ठीक है, चलिए, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसका है? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति को है। संविधान का अनुच्छेद 143 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविधा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद से उत्पन्न होने पर। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है, पहले मामले में सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर। ठीक है, दूसरे मामले में उसे अपना मत देना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रपति कोई भी सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। ओके, याद रखिएगा, यही से घुमा के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और आपके सर पे लगता है टन से, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी जो आज ही राजीव कुमार बने हैं, कौन से नंबर के हैं आप लोगों को कमेंट करना है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक हो सकता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया भी जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 बैठेंगे साथ 108 के तहत संयुक्त बैठक की बात की गई है।
ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है और ऐसा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में लिया गया था। ठीक है, ये प्रावधान जब किसी साधारण विधेयक को, याद रखिएगा ऑर्डिनरी बिल पर ही होता है, साधारण विधेयक पर ही होता है, साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो, धन विधेयक को छोड़कर, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अगर उपस्थित ना हो तो कौन अध्यक्षता करेगा ज्वाइंट सिटिंग की, ये भी आप कमेंट करेंगे। और यही जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन होंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के पेपर में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? यूपीएससी ने स्टेटमेंट डाला था इस पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मंत्रिपरिषद किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 243 आई में, यानी आई कैसे, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस आई में दिया गया है, या फाइनेंस हो जाएगा वित्त। तो 1993 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे अनुच्छेद 243 झ के अंतर्गत रखा गया। इसका प्रमुख कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, फीस, टोल आदि का स्थानीय व राज्य सरकारों के बीच आवंटन इसी के तहत किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सीधे आंसर आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से रिलेटेड है। 40 ग्राम पंचायत, 44 बराबर सबको बराबर यानी नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में है। याद रखिए महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, पिछली बार भी पीसीएस में पूछा गया, उसके पहले भी पूछा गया, उसके पहले भी, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, तो लोक से लोकसभा का अध्यक्ष, याद रख लीजिएगा। लोक लेखा समिति भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों की समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये लोग चुने जाते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे भैया? BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। यमन राय कौन? यमन राय थे, वो क्या थे? यमन राय ना, राय थे, राय कौन थे, इसके बारे में कमेंट करिएगा। ये BN राव हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में है, पहली बार MN राय ने दिया था। यहाँ पर दे ही दिया गया, हम क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर लिखा हुआ है। MN राय ने संविधान सभा के गठन का विचार 1924 में पहली बार रखा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया। राव के द्वारा संविधान के वास्तविक ड्राफ्ट को उद्धृत किया गया था। बाद में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त किया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में जज नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसको? MN राय को। निम्नलिखित BN राव को ओके, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या उत्तर है भैया, क्या क्वेश्चन है? कथन कारण वाले हैं। क्या कथन कह रहा है कि भारत में लिखित संविधान है? ठीक है भैया, लिखित है। कारण क्या है? शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो क्या इसलिए लिखित संविधान है? कारण ये है कि लिखित संविधान है, मतलब कथन है कि भारत में लिखित संविधान है, और कारण दिया कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। बात ये भी सही है, लेकिन क्या इसके लिए लिखित संविधान लिखा गया? तो नहीं। ठीक है, तो A और R दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को एक लिखित संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया।
संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारत ने एक लोक नैतिक संविधान को अपनाया है जिसमें राज्यों में चुनी हुई सरकारें शासन करती हैं। इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होना क्षेत्रीय आकांक्षाओं का द्योतक है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? किसको? तो भैया जी यहाँ पर होंगे महान्यायवादी जी। ठीक है, ठीक है, महान्यायवादी जी। महान्यायवादी जो भारत के हैं उनको भारत के किसी भी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 76, 76, 88 और 105, ठीक है। और वहीं अगर हम राज्य के महाधिवक्ता की बात करेंगे तो 165, 177, 194 में इनको पावर दी गई हैं। 165, 177, 194 में, 76, 88, 105 में महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था अनुच्छेद 76 में की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने मतलब कार्रवाई जो भी है उसमें भाग लेने तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने, दोनों का मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार, मतलब मत नहीं दे सकते हैं, दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। और भारत में कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार उनको है। 76, 88, 105 अनुच्छेद याद रखिएगा, 165, 177, 194 और याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर ही बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, कथन कारण है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण क्या है? संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ठीक है, तो उच्चतम विधायी संस्था है तो क्या ये किसी विभाग में संशोधन कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारतीवाद आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को परिवर्तित नहीं कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदला नहीं जा सकता, संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है और इसीलिए संशोधन भी कर सकती है। इसलिए ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन करने की शक्तियाँ एवं प्रक्रिया उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते वह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। सबसे अधिक लंबा हो गया, कथन है। कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है वो अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, तो ये बात सही है। मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य की बात है। ठीक है, तो अमेरिका के मॉडल से लिया गया है जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं ना। मौलिक अधिकार मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है ना, भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, इसमें दिए गए हैं। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। क्या मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के मॉडल से लिया गया तो इसलिए भारत का संविधान लंबा हो गया? नहीं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। इसलिए ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है तथा मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अतः कथन व कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये रहे 31 क्वेश्चन और अगले लेक्चर में भी 31 क्वेश्चन ही रहेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर दीजिए और साथ ही साथ सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए। रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, रेगुलर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उसको प्राप्त करिए। ठीक है, और अगला लेक्चर कल मिलेगा आपको। मिलते हैं फिर आपको अगले लेक्चर में। और भी लेक्चर आपको जो देखने हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह पढ़ाया जा चुका है। समय आपके पास कम है, 30 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस रहे। उससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे और उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया जाता है, पलटा जाता है बस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।